नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट से झटका लगा है और ईडी कल वो करेगी कि उन्हें फिर शौक लगेगा। आज उसके बारे में बताऊंगा। केजरीवाल कल कोर्ट में जो खुलासा करेंगे वो खुलासा आज हम आपको पाठशाला में पहले ही दिखाने वाले हैं। तिहाड़ जेल में तैयारी शुरू हो गई है। केजरीवाल के लिए वहां क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, इसका चैप्टर भी है। 6 दिन की रिमांड और केजरीवाल की पार्टी क्या टूटनी शुरू हो गई है। दिल्ली की पब्लिक केजरीवाल के इस्तीफे पर क्या बोल रही है कि क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आज दिल्ली की पब्लिक की राय दिखाऊंगा। चुनाव से ठीक पहले अखिलेश और आजम खान के बीच गजब का टकराव हुआ है। उधर योगी का धुआंधार प्रचार चल रहा है, इधर इंडी में सियासी मारधाड़ कैसे मची है वो भी दिखाऊंगा। और पीएम मोदी के वो 2 फोन कॉल कौन से हैं जो 2024 चुनाव में बड़ा खेला कर देंगे, इसका चैप्टर भी। फिर बात होगी कश्मीर में मोदी 370 के बाद एक और बड़ा कदम उठाने वाले हैं क्या। कश्मीर से वो रिपोर्ट जिसे देखकर पाकिस्तान में आग लगेगी, आज वो भी है। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कंगना रनौत पर विवादित टिप्पणी के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस भेजा। सुप्रिया को 29 मार्च की शाम 5 बजे से पहले जवाब देने के लिए कहा गया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष को भी नोटिस भेजा है। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर अभद्र टिप्पणी की थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा पर ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने पीएमएलए के तहत गैरकानूनी लेनदेन के आरोप में वीणा पर केस दर्ज किया। ईडी को जांच में पता चला कि एक मिनरल फर्म ने वीणा की आईटी कंपनी को 2018-19 के बीच 1 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान किया, जबकि उस समय यह आईटी फर्म कोई सर्विस दे ही नहीं रही। मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच ने एक अवैध हुक्का बार में रेड मारी, जहां से बिग बॉस के विजेता और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को हिरासत में लिया गया। मुनव्वर के साथ पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि सभी आरोपियों को पुलिस ने नोटिस थमाकर जाने दिया। नेपाल के एक मेयर की बेटी को गोवा पुलिस ने खोज लिया है। 36 साल की आरती 2 दिन पहले गोवा के एक मेडिटेशन सेंटर से गायब हो गई थी। उन्हें आखिरी बार गोवा के अश्ववेम इलाके में देखा गया था, जिसके बाद उनके पिता ने सोशल मीडिया पर लोगों से मदद की अपील की। गोवा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान आरती को एक होटल से खोज निकाला। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद महाराज का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। तबियत बिगड़ने के बाद 3 मार्च को उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए लिखा कि स्वामी स्मरणानंद महाराज ने अपना जीवन आध्यात्मिकता और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि केजरीवाल को आज कोर्ट से कैसे झटका लगा और ईडी कल वो कौन सा शॉक देने वाली है केजरीवाल को, जिसके बारे में वो शायद अभी ना सोच रहा। केजरीवाल कल कोर्ट में जो खुलासा करेंगे वो खुलासा आज ही हम आपको पाठशाला में दिखाएंगे। तिहाड़ जेल में तैयारी शुरू हो गई है। केजरीवाल के लिए क्या क्या तैयारी चल रही है। 6 दिन की रिमांड और केजरीवाल की पार्टी टूटनी शुरू हो गई है क्या, और दिल्ली की पब्लिक केजरीवाल के इस्तीफे पर क्या बोल रही है, आज देश देखेगा। इस वक्त अरविंद केजरीवाल पर बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले आपको वो खबर बता देता हूं कि कैसे केजरीवाल को आज भी झटका लगा है और कल भी लगने वाला है। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी के खिलाफ अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। यानी अरविंद केजरीवाल को आज भी दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। उधर कल केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर यह कह रही है कि कल भी अरविंद केजरीवाल को शॉक लग सकता है, क्योंकि ईडी के सूत्रों का दावा है केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग करने जा रही है ईडी। केजरीवाल की 8 दिन की और रिमांड मांग सकती है ईडी, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। ईडी के पास 14 दिन की रिमांड का अधिकार है। केजरीवाल के फोन की फॉरेंसिक जांच कराने की अर्जी भी दी जा सकती है। साथ ही ईडी ये कह सकती है कि अभी सिर्फ सी अरविंद के सामने बैठाकर पूछताछ हुई है। शराब घोटाले के कई और आरोपियों के सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल की पूछताछ होनी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की 8 दिन की रिमांड और मिले। यानी संभव है
कि कल अरविंद केजरीवाल को दूसरा शॉक लगे। पहला आज लग चुका, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। दूसरा हो सकता है अगर कल कोर्ट अरविंद केजरीवाल को 8 दिन की रिमांड पर और भेज देती है तो उन्हें 8 दिन और ईडी की कस्टडी में रहना होगा। वहीं आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल फिर से सामने आई और केजरीवाल का मैसेज पढ़ा। सुनीता केजरीवाल ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल कल कोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। एक बार सुनीता केजरीवाल जी को सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि केजरीवाल कल कोर्ट में क्या खुलासा करने वाले हैं। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी की यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अब कमाल की बात है, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पहले 9 समन भेजे, तब जाकर गिरफ्तार किया। इस दौरान तो अरविंद केजरीवाल ने मनी ट्रेल पर कोई खुलासा नहीं किया। अगर इतना बड़ा खुलासा उनके पास था कि शराब घोटाले का, कथित शराब घोटाले का पैसा कहां गया, तो पहले बता देते। अब ईडी की कस्टडी में उनको पता चल गया, मतलब जैसे ईडी की कस्टडी में, क्या वहां ईडी की फाइलें भी चेक कर रहे हैं क्या? अब कस्टडी से अपनी पत्नी से कहलवा रहे हैं कि कोर्ट में बड़ा खुलासा करूंगा। बॉस, अगर आपके पास कुछ ठोस सबूत या जानकारी है तो पहले ही दे देते। और कल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं, इसके लिए आपको कल तक इंतजार करने की भी जरूरत नहीं। मैं आज ही आपको पाठशाला में बताता हूं कि केजरीवाल कल क्या खुलासा कर सकते हैं। बहुत संभव है कि कल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल शरत रेड्डी का नाम ले सकते हैं, जो उनकी पार्टी के लोग पहले ही कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुत दिनों से शराब घोटाले में फंसे एक गवाह शरत रेड्डी को लेकर माहौल बना रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि शरत रेड्डी, जिनकी गवाही पर केजरीवाल पर शिकंजा कसा, वो शरत रेड्डी बीजेपी को चंदा दे रहे थे और बीजेपी ने शरत रेड्डी की मिली भगत से केजरीवाल को फंसा दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर ज्यादा माहौल बनता दिखा नहीं। भाई, अब जो दूसरे नेता माहौल बना रहे हैं उनमें वो बात नहीं केजरीवाल वाली, तो वो हो नहीं रहा। तो अब संभव यह लग रहा है कि केजरीवाल कल खुद कोर्ट में शरत रेड्डी का नाम ले सकते हैं। तो भाई मीडिया बाइट्स होंगी कि भाई अरविंद केजरीवाल ने शरत रेड्डी का नाम ले लिया, उनको पैसा गया, मुझे फंसाया वगैरह वगैरह, तो हेडलाइन बनेगी। वैसे तो कस्टडी में रहकर भी अरविंद केजरीवाल वकील के जरिए यह काम कर सकते थे, पत्नी के जरिए भी खुलासा करवा सकते थे, लेकिन वो कोर्ट में खुद ही ये बात कहेंगे। अरविंद केजरीवाल को पता है कि कोर्ट में वो जो भी बोलेंगे वो हेडलाइन बनेगी, उस पर चर्चा होगी, शरत रेड्डी की चर्चा होगी और इसका फायदा उन्हें मिलेगा। इसलिए केजरीवाल कोर्ट में बड़े खुलासे का दावा कर रहे हैं। यानी इसमें कुछ भी नया नहीं, जो उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं वही वो वहां आकर कहें, क्योंकि वो ईडी की कस्टडी में, उनको नया कहां से क्या मिल जाएगा ये भी बताइए ना। और जिस शरत रेड्डी का नाम ले रहे हैं उसमें कहानी भी इतनी आधी अधूरी सी दिखती है। मैं अगर आपको बताऊं, जिस शरत रेड्डी का नाम ले रहे हैं भाई, उसकी कंपनी पहले भी बीजेपी को चंदा देती रही है, दिख रहा है। डीआरएस को पैसा दे रही है, बीजेपी को पैसा दे रही है, ऑलरेडी दिख रहा है। फिर कह रहे हैं कि 10 नवंबर को शरत रेड्डी अरेस्ट होता है और उसके बाद 15 नवंबर को बीजेपी को 5 करोड़ का चंदा जाता है। लेकिन उसके बाद की कहानी नहीं बताते कि अगले ही महीने 13 दिसंबर को ईडी जो है इसी शरत रेड्डी की जमानत का विरोध करती है। उसके 7 महीने बाद हाई कोर्ट जो है वो शरत रेड्डी को हेल्थ ग्राउंड्स पे जमानत देता है। तो अगर पैसे का खेल चल रहा था तो 7 महीने क्यों नहीं जमानत होने दी ईडी ने? हाई कोर्ट ने जमानत दी, बीजेपी ने तो दी नहीं। उसके बाद वो गवाह बनता है और उसके बाद जनवरी 2024 और फरवरी 2024, ये 2 ऐसे महीने हैं जब ईडी कोर्ट में खड़े होकर
शरत रेड्डी जो है इसको विदेश न जाने दिया जाए, इसके लिए गुहार लगाती है कोर्ट से कि इसको मत जाने दीजिए, और कोर्ट में कैटेगोरिकली कहती है कि यह आदमी भले गवाह बन गया लेकिन यह आरोपी है। लेकिन कहानी बन रही है, चीजें चल रही हैं बिना किसी ठोस कनेक्शन के। केजरीवाल क्या बोलने वाले हैं यह तो आपको पता चल गया, लेकिन एक चर्चा यह भी चल रही है कि ईडी की कस्टडी में केजरीवाल की हालत बहुत खराब है, उनका शुगर लेवल बहुत अप डाउन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल जो है वो गिरकर 46 mg तक पहुंच गया, और डॉक्टरों के मुताबिक शुगर लेवल इतना कम पहुंच जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। हालांकि हमने आपको कल ही बताया था कि कस्टडी में ईडी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का बराबर ध्यान रख रही है, सूत्र यह दावा कर रहे हैं। पूछताछ के वक्त केले और टॉफी उनके पास रखे जाते हैं, डॉक्टर भी लगातार मौजूद रहते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को हर समय शुगर मॉनिटरिंग डिवाइस लगी रहती है, 24 घंटे लगी रहती है। जब उनका शुगर लेवल 46 आया था तो ईडी सूत्रों का दावा है कि उस वक्त केजरीवाल सो रहे थे, यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पूछताछ हो रही हो और उनका शुगर लेवल अचानक इतना कम हो गया। अब सोते में कम हो गया तो उसका कोई क्या करेगा। सूत्रों का दावा है कि ईडी के 2 लोग केजरीवाल की हेल्थ की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मतलब 2 लोग लगातार रहते हैं। भले सीसीटीवी लगा है लेकिन ईडी सूत्र कह रहे हैं कि लगातार केला रखना, टॉफी रखना, वहां 2 लोग रखना ताकि केजरीवाल को कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। अभी तो केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है और जिस तरह के आसार बन रहे हैं उससे लग रहा है कि केजरीवाल को जल्द राहत नहीं मिलने वाली। ईडी के बाद अभी सीबीआई लाइन में लगी हुई है, सीबीआई को भी केजरीवाल से पूछताछ करनी है। ऐसी खबरें हैं कि ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांग सकती है। शराब घोटाले के आरोपों में सीबीआई की जांच पहले ही चल रही है। पिछले साल सीबीआई ने केजरीवाल से एक लंबी पूछताछ ऑलरेडी की थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जल्द बाहर आ जाएंगे, लेकिन सीबीआई की एंट्री से साफ है कि अभी अरविंद केजरीवाल को लंबे समय के लिए अंदर रहना पड़ सकता है। शराब घोटाले में शामिल मनीष सिसोदिया को भी पिछले साल पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और फिर ईडी ने भी उन्हें अपनी कस्टडी में लिया था, और मनीष सिसोदिया को भी पिछले 1 साल से जमानत नहीं मिली है, वो तिहाड़ जेल में बंद है। जब केजरीवाल के खिलाफ सारी पूछताछ खत्म हो जाएगी तो माना जा रहा है कि उन्हें भी जेल भेज दिया जाएगा। सूत्र दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है। तिहाड़ जेल में इसकी तैयारी भी चल रही है, कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 5 में रखा जा सकता है। जो कैदी अभी जेल नंबर 5 में हैं, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 5 की जगह और कहां रखा जा सकता है। इसके लिए जेल नंबर 1, 3 और 7 के सुपरिटेंडेंट से भी रिपोर्ट मांगी गई है। जेल अथॉरिटी के सूत्रों की माने तो जेल नंबर 1 के जो सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि उनकी जेल में पर्याप्त स्पेस नहीं है। आम आदमी पार्टी के बाकी बड़े नेता भी तिहाड़ जेल में ही हैं, जैसे संजय सिंह जेल नंबर 2 में बंद है, मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में बंद है और सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में बंद है। अब कहा जा रहा है कि संभव है कि अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 5 में रखा जाए। एक तरफ तो केजरीवाल को यह टेंशन होगी कि वो जल्द बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, दूसरी टेंशन यह होगी कि जब तक वो बाहर आएंगे तब तक पार्टी का क्या होगा। क्योंकि आप देखिए, आज दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और इसमें ध्यान देने वाली बात यह थी कि इस सत्र में सदन के अंदर केजरीवाल के पूरे एमएलए नहीं दिखे। विधानसभा के अंदर जो तस्वीर दिखी उसमें 35 से 40 विधायक ही नजर आए, जबकि आम आदमी पार्टी के विधायक तो 62 हैं। तो सवाल उठने लगा कि आम आदमी पार्टी के बाकी विधायक कहां हैं, क्यों नहीं आए, जबकि बीजेपी के सारे विधायक सदन में मौजूद थे। केजरीवाल को इसी बात का डर होगा कि कहीं उनके लोग उनका साथ ना छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आज ही ऐसा हुआ कि लोकसभा में केजरीवाल के इकलौते सांसद ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये भाई साहब जिनको देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के सांसद हुआ करते थे। पंजाब में जालंधर की सीट से सांसद सुशील कुमार रिंकू आज आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ गए। सुशील रिंकू को आम आदमी पार्टी जालंधर से टिकट भी दे चुकी थी। टिकट मिलने के बाद भी सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में चले गए और उस वक्त चले गए जिस वक्त केजरीवाल अरेस्ट। जब से केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं तब से आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही कि केजरीवाल को लेकर माहौल बने। इसी कोशिश में आज भी आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आज केजरीवाल के मंत्री और विधायक विधानसभा के सामने पहुंचे, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। पीएम मोदी अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
आम आदमी पार्टी के सभी नेता पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए थे जिस पर मैं भी केजरीवाल लिखा हुआ था। लेकिन यहां भी बहुत जबरदस्त 5-10 हजार लोग आ गए हो, इकट्ठा हो गए, वो नहीं दिखा। और लोग बार बार कह रहे हैं कि प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, लेकिन 200, 400, 250, 500, 400 लोग, इसी टाइप का माहौल बन रहा है। कई बार तो इससे भी कम। कई लोग सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं कि कई बड़े चेहरे नहीं दिख रहे भाई। आम आदमी पार्टी के नेताओं के प्रदर्शन के दौरान नौटंकी भी नजर आई। खुद को अनोखा दिखाने के लिए केजरीवाल के एक विधायक तो हाथों में हथकड़ी पहनकर पहुंच गए भाई साहब। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार ने पूरे शरीर पर जंजीर लपेट रखी थी। इसी तरह वो विधानसभा में भी गए। इसी तरह केजरीवाल के कुछ विधायक चेहरे पर मास्क पहनकर विधानसभा में पहुंचे। सभी विधायकों ने केजरीवाल के चेहरे वाला मास्क और वही पीली टी शर्ट पहन रखी थी जिसके पीछे मैं भी केजरीवाल लिखा हुआ था। केजरीवाल की लीगल टीम के सभी पैतरे भले ही कोर्ट रूम में फेल हो रहे हैं, लेकिन उनकी जोर आजमाइश की नुमाइश नहीं रुक रही। आज पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में केजरीवाल के कुछ समर्थक वकील उतरे। हाथों में केजरीवाल के पोस्टर लेकर यहां भी जमकर नारेबाजी की गई, लेकिन इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं दिखी। आम आदमी पार्टी के लीगल सेल ने दिल्ली की अदालतों में वकीलों से प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके बाद यह प्रदर्शन हुआ। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदर्शन करने वाले वकीलों को तुरंत आगाह किया और कहा कि कोर्ट परिसर में इस तरह का प्रदर्शन न करिए, परिणाम गंभीर होंगे। आम आदमी पार्टी ने कल रात को भी दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हाथ में थाली ले ली, चम्मच ले लिया और थाली पे चम्मच पीटते हुए केजरीवाल की रिहाई के नारे लगाए। एक बार देखिए कैसे आम आदमी पार्टी के नेता कल थाली बजाते हुए नारेबाजी कर रहे थे। केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो। ये वो तस्वीरें नहीं हैं, कल थाली पीटते हुए भी तस्वीरें आई थी, वो अभी थोड़ी देर में आपको दिखा दें। हालांकि वैसे तो आम आदमी पार्टी कानूनी दायरे में हर तरह का प्रदर्शन करने को स्वतंत्र है। अगर उन्हें लगा कि थाली बजाकर उनका प्रदर्शन प्रभावी होगा तो उन्होंने थाली बजाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन को देखकर कई लोगों को लॉकडाउन के दौरान की तब वो तस्वीरें याद आई। ये देखिए, ये कल की तस्वीर है, जरा आप दिखाइए, एक बार फुल फ्रेम दिखाइए। तो कल थाली वाली पीटे हैं, लेकिन लोगों को लॉकडाउन के दौरान की वो तस्वीरें याद आ गई जब लोगों ने पीएम मोदी की अपील पर थाली बजाई। तब यही आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी के इस तरीके का मजाक उड़ाया करती थी। सुनिए, तब पीएम की अपील पर लोगों ने थाली और ताली बजाई थी तो केजरीवाल ने कैसे उनका मजाक उड़ाया था। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली, सारा देश बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। थाली और चम्मच बजाने का मजाक उड़ाने वाले लोग आज खुद थाली और चम्मच बजा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बार बार यह कह रही है कि अरविंद केजरीवाल हिरासत में होकर भी जनता की सोच रहे हैं। केजरीवाल के जेल जाने से जनता का काम नहीं रुकेगा, इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और इसका मुद्दा रखा गया दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि हाल ही में ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त दवाओं और फ्री टेस्ट को लेकर चिंता जताई। इसलिए विशेष सत्र बुलाकर यह मैसेज दिया गया कि देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कितनी गंभीर। सत्र से पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव को स्वास्थ्य सेवाओं पर रिपोर्ट भी मांगी थी। अब दिल्ली की जनता को उम्मीद थी कि अगर विशेष सत्र बुलाया गया है तो उसमें दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा होगी, लेकिन दिल्ली के विधानसभा सत्र में जो हुआ उसने तो सबको हैरान कर दिया। जब विशेष सत्र की शुरुआत हुई तो सत्र के शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायक वेल में आकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हंगामा करने लगे और 50 सेकंड के अंदर विधानसभा सत्र को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। सबको लगा शायद फिर से सदन चलेगा, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्थक चर्चा होगी। दूसरी बार भी यही हुआ। जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो 2 मिनट 37 सेकंड में ही सत्र चल पाया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक जबरदस्त हंगामा करते रहे, वेल में आकर प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद सत्र को 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सफाई दे रहे हैं कि आज सदन में बहुत हंगामा हुआ, इसलिए अब सोमवार को चर्चा करें। सौरभ भारद्वाज खुद बता रहे हैं कि दिल्ली में जानबूझकर दवाइयों की कमी की जा रही है और जिम्मेदार अधिकारी कदम नहीं उठा रहे।
इस पर वो सोमवार को जवाब देंगे। एक बार सुनिए सौरभ भारद्वाज को भी। आज सदन के अंदर काफ़ी कमोशन था, 2-3 बार सदन एडजर्न हुआ, तो स्पीकर महोदय ने इसको सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया है और सोमवार को दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं में जो दवाइयों और टेस्टों की कमी जानबूझ के की जा रही है और उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं, उसको लेके कुछ विधायकों ने चर्चा की है। वो चर्चा होगी और उस चर्चा का जवाब मैं जो है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दूंगा। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल यह होना चाहिए कि अगर मामला इतना गंभीर है, अगर दिल्ली में दवाइयों की कमी हो रही है, तो चर्चा सोमवार को क्यों होगी बॉस? आपको लोगों की इतनी चिंता है तो आज चर्चा क्यों नहीं की? आज आपको, और ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के लोगों ने कर दिया विरोध प्रदर्शन, विधायक तो आपके ही थे सारे। तो लोगों की चिंता थी तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हंगामा करने के बजाय पहले चर्चा करते ना। सरकार आपकी, ज्यादातर विधायक आपके, तो आज चर्चा क्यों नहीं की? और नहीं कर पाए तो कल कर लेते, सीधे सोमवार पर टाल दिया। जबकि यही सौरभ भारद्वाज कल कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का आदेश तो उनके लिए भगवान का आदेश है, तो भगवान के आदेश को लागू करने में यह देरी क्यों भाई? आम आदमी पार्टी तो माहौल पूरा बना रही है, लेकिन दिल्ली की जनता पर इस माहौल का कितना असर पड़ रहा है, हमने ग्राउंड पर इसका टेस्ट भी किया। हमने आज अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और जेल से सरकार चलाने पर दिल्ली की जनता की राय जानी। एक बार सुनिए दिल्ली की पब्लिक क्या कह रही है। उन्होंने शराब घोटाला जो किया है, आम लेडीज लिए स्पेशल है कि जो भी हस्बैंड शराब पीता है फिर आके लेडीज को घर आके मारता है। इसलिए मैं तो कहती हूँ 100% सही हुआ जो शराब घोटाला उन्होंने किया था। केजरीवाल का अरेस्ट बिल्कुल सही है। अगर उन्होंने गलती की है, नहीं की है तो छोड़ दे, अपना इस्तीफा देते। नहीं हुआ, अपने जो कल मोबाइल में दिखा रहे थे कि डिस्ट्रॉय किए, मोबाइल कहाँ है बता ही नहीं रहे। बिल्कुल सही हुआ है। अगर कोर्ट ने डिसीजन दिया है, एविडेंस मिले हैं तो बिल्कुल ठीक हुआ है। बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए ऐसे आदमी को। जो आदमी झूठ पे, जिसने अपनी नींव रखी हो, लोगों को धोखा दे रहा है, वो खुद के बच्चों की भी झूठी कसम खा रहा है, हर चीज में झूठ ही झूठ, झूठे वादे, कुछ करना नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, उसकी गिरफ्तारी होनी भी चाहिए और वो पूरी पार्टी करप्ट है। उसके पहले से 3 नेता अंदर बंद है तो उसको भी जाना चाहिए। हमने दिल्ली की जनता से यह भी जानने की कोशिश की कि क्या केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई दिल्ली की पब्लिक तो कह रही है कि ठीक हुआ ये अंदर गए, लेकिन अंदर गए तो क्या इस्तीफा दे न दे, वहीं से सरकार चलाएं, क्या करें? क्या राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? सुनिए दिल्ली की पब्लिक इस सवाल पर क्या जवाब दे रही है। देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, मौका देना चाहिए। जब वो जेल चले गए तो इस्तीफा दे करके दूसरे को मौका देना चाहिए। उनके पार्टी में बहुत नेता हैं, वो चलाएंगे। क्या इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए? देना चाहिए। ये जो औरों को नैतिकता सिखाते थे तो इनकी नैतिकता कहाँ गई? यस, इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अभी तो उनके पास में कोई पावर नहीं है, तो उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए और अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए अगर वो साफ है तो। क्या उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए? देना चाहिए बिल्कुल। वो तो एक किस्म से लालच हो गया ना। वो तो कहते हैं मैं भगत सिंह हूँ, भगत सिंह ने तो कभी लालच ही नहीं किया, वो तो देश के लिए चलता था। ठीक है, लड़ाई लड़नी तो वैसे लड़ना, तू सच पे लड़ ले, भ्रष्टाचार पे क्यों लड़ रहे हैं? अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो क्या राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल लगना चाहिए अगर वो इस्तीफा नहीं देते, क्योंकि देखिए इस्तीफा तो उनको देना भी चाहिए, इतना तो खैर समझदार वो भी हैं और राष्ट्रपति शासन दिल्ली के अंदर बहुत जरूरी भी है। इस्तीफा ना दे तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लगना चाहिए कायदे से, तो ये तो नहीं तो एक तो ये तो प्रचलन चल जाएगा। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं वो तो क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? ऑब्वियसली लग जाएगा ना। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो राष्ट्रपति शासन तो वैसे ही लग जाएगा। जैसे वो कह रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे, नहीं चल तो सकती क्या सरकार, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? हाँ, लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, जरूरी है दिल्ली के लिए, क्योंकि लोगों से इसे दिक्कत हो रही है। जिस तरह वो जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, गलत मैसेज है समाज के लिए, देश के लिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, 100 की 100 लगना चाहिए। यानी पब्लिक कह रही है कि केजरीवाल ठीक अंदर गए, पब्लिक कह रही है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। दिल्ली की जनता क्या कह रही है आपने सुन लिया, अब दिल्ली के एलजी को भी सुन लीजिए। आज टाइम्स नेटवर्क के समिट में दिल्ली के एलजी आए थे। जब उनसे सवाल किया गया कि तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि जेल से सरकार तो नहीं चलेगी। एक बार उन्हें सुनिए, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल के एपिसोड में अमेरिका की एंट्री कैसे हो गई। आप एक मीडिया नेटवर्क
टाइम्स नाउ के समिट पर आए हैं तो एक हेडलाइन तो बनती है। तो दिल्ली में इस वक्त जो हाल चल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि विल ऑल ऑफ अस बी बाईस्टैंडर्स? सरकार क्या जेल से चलेगी और क्या हम सब हेल्पलेस ही रहेंगे? मैं दिल्ली की जनता को एश्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। यानी दिल्ली के एलजी साफ कह रहे हैं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी बॉस। अरविंद केजरीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी यह भी माहौल बना रही है कि अरविंद केजरीवाल तो पूरी दुनिया में मशहूर है। आज आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट जिसमें यह कहा कि केजरीवाल तो विश्व विख्यात सीएम है, उन्हें गिरफ्तार करवाकर पीएम मोदी मुसीबत में फंस गए हैं, उन्हें दुनिया को जवाब देना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे जर्मनी, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। आम आदमी पार्टी यह माहौल इसलिए बना रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के बाद अमेरिका ने भी बयान दिया। एक सवाल पर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी नजर है और वो निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। पहली बात तो यह कि जर्मनी या अमेरिका किसी भी देश का भारत के आंतरिक मामले में दखल देना सही कैसे हो सकता है? इसी वजह से भारत ने इसे लेकर अमेरिका से कड़ा विरोध जताया। आज भारत ने अमेरिकी दूतावास को तलब किया। अमेरिकी दूतावास से एक अधिकारी को विदेश मंत्रालय बुलाया गया। अमेरिकी अधिकारी करीब 40 मिनट विदेश मंत्रालय में रही। सूत्रों के मुताबिक भारत की तरफ से उनके आंतरिक मामलों में अमेरिका की दखलंदाजी पर कड़ा विरोध दर्ज करा दिया। मुलाकात के बाद जब अमेरिकी अधिकारी विदेश मंत्रालय से बाहर निकली तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव बदले बदले से नजर आए। मीडिया के सवालों से बचती हुई अमेरिकी अधिकारी बिना कुछ कहे अपनी कार में बैठी और निकल गई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान भी जारी किया और कड़ा विरोध जताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में कानूनी कार्रवाई के बारे में अमेरिका की टिप्पणियों पर हम कड़ी आपत्ति जताते हैं। किसी भी देश से दूसरे देशों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। अगर मामला सहयोगी देशों का हो तो यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसा न होने पर गलत उदाहरण पेश होते हैं। इससे पहले जर्मनी ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयान दिया था। इस पर भी भारत ने कड़ा विरोध जताया। जर्मनी ने कहा था कि हम इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं और केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है। जिसके बाद भारत ने जर्मन दूतावास के डिप्टी चीफ को तलब किया था और कहा था कि यह हमारा आंतरिक मामला है, दखल वखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जर्मनी की टिप्पणी को हम भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल के रूप में देखते हैं। तो जो घुसने की कोशिश कर रहा है उसको कायदे से समझा दिया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें फिलहाल कम होती भी दिख नहीं। अब पाठशाला में चुनावी खबरों का चैप्टर। चुनाव से ठीक पहले अखिलेश आजम खान के बीच गजब का टकराव हो गया है। योगी मोदी का धुआंधार प्रचार चल रहा है। इधर इंडी में सियासी मारधाड़ कैसे मची है और पीएम मोदी के वो 2 फोन कॉल कौन से हैं जो 2024 चुनाव में बड़ा खेला कर देंगे। अब 2024 चुनाव पर हमारा चैप्टर। यूपी में आज समाजवादी पार्टी में जबरदस्त ड्रामा हो गया। अखिलेश यादव और आजम खान के बीच 2 सीट को लेकर ऐसा टकराव हुआ कि टिकट किसी और को दिए, नामांकन करने कोई और जा रहा है। एक सीट पर ही समाजवादी पार्टी के 2-2, 3-3 कैंडिडेट उतर गए भाई। किसी को समझ ही में नहीं आया कि आखिर समाजवादी पार्टी का असली कैंडिडेट कौन है। सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि अरे तुम भी। यह जबरदस्त ड्रामा हुआ पश्चिमी यूपी की 2 सीटों पर। एक सीट है रामपुर की जहां पर यह ड्रामा हुआ है और दूसरी सीट है मुरादाबाद की। इन दोनों सीट पर आजम खान का प्रभाव है, लेकिन इन दोनों सीट पर समाजवादी पार्टी का असली कैंडिडेट कौन, इसे लेकर दिन भर कंफ्यूजन चला। और यह कंफ्यूजन अखिलेश और आजम खान के टकराव की वजह से हुआ, क्योंकि जिसे मुरादाबाद की सीट से अखिलेश ने टिकट दिया वो आजम खान को पसंद नहीं था और रामपुर से आजम खान जिसे चुनाव लड़ाने के लिए कह रहे थे उस पर अखिलेश राजी नहीं थे। मुरादाबाद में जो हुआ उसे देखकर तो समाजवादी पार्टी वालों ने सिर पकड़ लिया कि बॉस ये चल क्या रहा है। मुरादाबाद से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से एसटी हसन कैंडिडेट थे, उन्होंने नामांकन भी भर दिया था। लेकिन आज एक और कैंडिडेट रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल किया। अब कंफ्यूजन इस बात का हो गया कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी का असली उम्मीदवार है कौन, एसटी हसन या रुचि वीरा। आप देखिए कैसे मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी में महाभारत हुआ।
सोमवार को मुरादाबाद से सपा के मौजूदा सांसद एसटी हसन ने नामांकन भरा। एसटी हसन अपने समर्थकों के लाभ लश्कर के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, लेकिन मंगलवार को ही समाजवादी पार्टी से रुचि वीरा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। रुचि वीरा के नामांकन दाखिल करने के बाद मुरादाबाद में विरोध होने लगा। एसटी हसन समर्थकों ने रुचि वीरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रुचि वीरा का पुतला जला दिया। यानी मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी दो गुटों में बंट गई। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी का असली कैंडिडेट कौन है, इस पर से कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी को खुद दूर करना पड़ा। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रुचि वीरा होंगी, अब कहा गया। एसटी हसन मुरादाबाद से अपना नामांकन वापस लेंगे। बताइए, बेचारे नामांकन भर दिए और उनको वापस लेने का है। ये कंफ्यूजन भले ही दूर हो गया है, लेकिन अभी भी एसटी हसन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एसटी हसन का कहना है कि पार्टी चाहे तो वो अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं। सुनिए एसटी हसन को, फिर आपको बताऊंगा कि मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट मिलने के पीछे की असली कहानी क्या है। जैसा मुझे पता चला है, वो दिए जाते हैं, वो अधिकृत प्रत्याशी हैं और जाहिर है इस वक्त तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर भी जमा करा होगा। तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी है, पार्टी के मालिक हैं, जिसको चाहे ना आए, जिसको चाहे ना। अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता हैं। कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा, पर अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी आप चाहेगी तो आप भी लड़ सकते हो। सुन रहे हैं, कह रहे पार्टी के मालिक हैं, जिसको चाहे लड़ाएं। यही वो सोच है जिस पर नरेंद्र मोदी चोट करते हैं कि कई पार्टियां देश में ऐसी हैं जिन्हें मालिक के तौर पर चलाया जा रहा है। वो खुद ही कह रहे हैं ना भाई कि पार्टी के मालिक हैं, जिसको लड़ाएं। चेहरा बेचारे का एकदम उतरा हुआ। एसटी हसन भले उम्मीद करते रहे हों कि वो अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि उसकी उम्मीद बहुत कम दिख रही, क्योंकि मुरादाबाद में एसटी हसन के रास्ते में आजम खान आ गए। सूत्रों के मुताबिक आजम खान नहीं चाहते थे कि मुरादाबाद से एसटी हसन को टिकट मिले, क्योंकि आजम खान नहीं चाहते कि उनके अलावा मुसलमानों का कोई दूसरा बड़ा नेता तैयार, यानी किसी नई मुस्लिम लीडरशिप के लिए आजम खान तैयार नहीं थे। एसटी हसन लगातार खुद को मुसलमानों का बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से आजम खान चाहते थे कि रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट दिया जाए। रुचि वीरा को आजम और उनके परिवार का करीबी नेता माना जाता है। रुचि वीरा को टिकट मिलने से मुरादाबाद पर आजम का असर बना रहेगा। आजम खान जेल में होने के बाद भी अपने समर्थकों को यह मैसेज दे सकते हैं कि वो जेल से ही उम्मीदवार तय कर सकते हैं, यानी वो अभी भी समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता हैं। समाजवादी पार्टी में ड्रामा जिन दो सीटों को लेकर हो रहा है, उनमें रामपुर और मुरादाबाद दोनों मुस्लिम बहुल सीट है और 2019 में दोनों सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर जबरदस्त लड़ाई चल रही है, उससे तो यह सवाल उठता है कि क्या ये सीटें भी समाजवादी पार्टी बचा पाएगी या नहीं। बॉस, ऐसा किस पार्टी में होता है भाई कि दो लोग जाकर नामांकन भर दें, फिर एक आदमी वापस ले रहा है, जो वापस लिया उसके समर्थकों का मनोबल नहीं टूटेगा, फिर वो किसके लिए प्रचार करेंगे, किसके लिए वोट करेंगे। इसमें से एक सीट रामपुर तो 2022 के उपचुनाव में बीजेपी जीत भी चुकी है। मुरादाबाद में तो आजम खान जो चाहते थे वो हो गया, यानी सिटिंग एमपी एसटी हसन का टिकट कट गया। लेकिन रामपुर का तो हाल यह है कि वहां पर समाजवादी पार्टी के तीन कैंडिडेट उतर गए भाई। वहां 2 थे, यहां 3 पर्चा भी भर दिए भाई लोग। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आजम खान रामपुर में जो चाह रहे थे वो हो नहीं रहा, और यह सब तब हो रहा है जब रामपुर से कैंडिडेट का ऐलान करने से पहले अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात की। आजम खान ने अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताया, लेकिन अखिलेश यादव ने रामपुर में अलग ही खेल कर दिया। आजम खान कहा जा रहा है कि चाहते थे कि रामपुर में उनके किसी करीबी को टिकट मिले, या फिर अखिलेश यादव या उनके परिवार से ही कोई लड़े। इसलिए इसके लिए आजम खान दबाव भी बना रहे थे। आजम खान ने बकायदा एक पत्र जारी करके चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। आजम खान ने लिखा कि हमने रामपुर से अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। हम समझते हैं कि कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद महत्वपूर्ण सीट है जिनका जीतना जरूरी है। इन सब के बाद रामपुर आता है।
रामपुर कौन जीतेगा? रामपुर वालों को दिए जख्मों की तड़प कम करने के लिए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को रामपुर से चुनाव लड़ने को आमंत्रित किया था। ऐसे माहौल में हम वर्तमान चुनाव का बहिष्कार करते हैं। रामपुर के वर्तमान चुनाव के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही निर्णय लेंगे। मतलब इन्होंने अलग खेल कर दिया कि अखिलेश जी रामपुर से लड़े। आजम खान की नाराजगी की वजह भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि यह लड़ाई पार्टी की नहीं, परिवार की है। आपको बताता हूं कि आजम खान क्यों चाहते थे कि रामपुर से अखिलेश यादव या अखिलेश यादव के परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े। दरअसल ऐसा होने पर रामपुर में आजम के अलावा दूसरी मुस्लिम लीडरशिप नहीं बन पाई। आजम खान रामपुर के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने रहते और रामपुर में आजम परिवार का दबदबा बना रहता। लेकिन अखिलेश यादव ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से टिकट दे दिया। इसी से नाराज होकर आजम खान ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दी। यानी आजम खान चाहते थे कि रामपुर में उनका और उनके परिवार का दबदबा बना रहे, इसलिए वो अखिलेश यादव से खुद चुनाव लड़ने को कह रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार ही नहीं हुए और उन्होंने रामपुर में अलग खेल कर दिया। अखिलेश ने रामपुर से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया, यानी ना आजम खान की ना अखिलेश यादव की, बल्कि किसी तीसरे को ही टिकट दे दिया। मौलाना मोहिबुल्लाह दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम हैं और उन्हें चार्टर प्लेन से रामपुर बुलाया गया और उसके बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन रामपुर से समाजवादी पार्टी का असली कैंडिडेट कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस है। और यह सस्पेंस इसलिए है क्योंकि आजम खान के करीबी असीम रजा ने भी रामपुर से नामांकन दाखिल कर दिया है। असीम रजा वो नेता हैं जो 2022 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट से रामपुर में चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी के घनश्याम लोधी से हार गए। असीम रजा के नामांकन दाखिल करने से यह तो साफ हो गया कि रामपुर में समाजवादी पार्टी के लिए जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि असीम रजा खेल तो खराब करेंगे ही। और समाजवादी पार्टी में चल रहे इस ड्रामे के बारे में जब सपा के ऑफिशियल कैंडिडेट मोहिबुल्लाह से सवाल किया गया तो उनसे कुछ कहते भी नहीं बना। सुनिए एक बार, फिर आपको बताऊंगा कि रामपुर से समाजवादी पार्टी का तीसरा कैंडिडेट कौन है। कल आजम खान ने बहिष्कार किया था और आज उन्होंने वापस अपने प्रत्याशी को उतारा भी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं तो समझता हूं कि समाजवादी पार्टी एक ही पार्टी है और सब साथ हैं। मौलाना मोहिबुल्लाह और असीम रजा के साथ एक तीसरे नेता ने भी रामपुर से नामांकन दाखिल किया है। ये जो दौड़ते भागते दिख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं अब्दुल सलाम, और ये भाग इसलिए रहे हैं कि जिस समय ये कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल कर सके, समय पर पहुंचकर। मजे की बात यह है कि रामपुर से अखिलेश यादव ने अब्दुल सलाम को टिकट भी नहीं दिया, उसके बाद भी भाई साहब भागते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंच गए। गजब ही ड्रामा चल रहा है भाई, दौड़े दौड़े देख रहे हैं जैसे किसी ने कहा कि जाइए जाइए दौड़ के जाइए चचा, ट्रेन निकल जाएगी। वहां दो लोग अलग बैठे हुए हैं सीट पे, यहां तीसरे आ गए। अब उठेगा कौन सीट से, ये बड़ा सवाल है। इधर यह भी खबर है कि अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। चर्चा थी कि अखिलेश यादव कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब चर्चा है कि अखिलेश यादव इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों के लिए स्टार प्रचारक हैं। हालांकि कन्नौज से अभी तक समाजवादी पार्टी ने किसी का नाम ही घोषित नहीं किया। कन्नौज में 13 मई को मतदान होना है और हो सकता है तब तक अखिलेश चुनाव लड़ने का मन बना ले। अखिलेश यादव फिलहाल करहल विधानसभा सीट से विधायक है। इसी तरह से वरुण गांधी को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन वरुण गांधी फिलहाल तो अपनी सीट पीलीभीत से गिव अप कर चुके हैं, क्योंकि पीलीभीत से नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख थी और वरुण गांधी ने नामांकन तो भरा नहीं, यानी वो पीलीभीत से तो नहीं लड़ रहे। वरुण गांधी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से ऑफर भी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वरुण गांधी अब अपनी मां मेनका गांधी का चुनाव प्रचार करने पर फोकस करें। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। पीलीभीत से बीजेपी ने वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने आज अपना नामांकन भी भर दिया। समाजवादी पार्टी का ड्रामा तो चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का प्रचार और उसकी रफ्तार देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। सीएम योगी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजा की, उसके बाद चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने एक बड़ी बात कह दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 सालों के इंतजार के बाद इस बार होली पर श्री राम अपने धाम में थे। मथुरा और वृंदावन की गलियां भी इंतजार कर रही होंगी। सुनिए सीएम योगी को, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर तलवारें खिंच गई हैं बॉस। 15 दिन से एक गाना सुन रहा हूं और मैं हर बार होली में, बचपन से ही होली के गानों को जब सुनता था, एक बात मुझे ध्यान में आती थी जो अक्सर हम लोग सुनते थे कि होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुछ गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हो। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की अब तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई। वहां इंडी गठबंधन का हाल यह है कि उद्धव ठाकरे ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। इससे शरद पवार नाराज हो गए। कांग्रेस के अंदर बगावत हो गई भाई। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने तो अल्टीमेटम दे दिया। वो उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स के ऐलान से भड़क गए। संजय निरुपम ने एक हफ्ते का टाइम दिया कांग्रेस को और कहा कि कांग्रेस उद्धव गुट की शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़े, क्योंकि इस तरह का गठबंधन कांग्रेस को खत्म कर देगा। संजय निरुपम ने कहा कि वो कांग्रेस नेतृत्व को एक हफ्ते का समय देते हैं। अगर फैसला नहीं लिया जाता है तो एक हफ्ते बाद जो होगा वो आर पार का फैसला होगा। संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना उद्धव गुट का फैसला कांग्रेस को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। संजय निरुपम ने यह भी कहा कि उद्धव गुट ने एक खिचड़ी चोर उम्मीदवार को कांग्रेस के सिर पर थोपा है। संजय निरुपम ने साफ कह दिया कि वो शिवसेना के खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करेंगे। ये इनका गठबंधन है। गठबंधन के कैंडिडेट को खिचड़ी चोर बुला रहे हैं। संजय निरुपम मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। निरुपम ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व न्याय के लिए घोषणा पत्र जारी कर रहा है, लेकिन अपने ही नेताओं के साथ न्याय की चिंता नहीं कर रहा। संजय निरुपम ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस ने तो उद्धव गुट के सामने सरेंडर कर दिया है। सुनिए एक बार उनको। तो जो नेगोशिएशन करने वाली जो टीम थी, जब उनकी ही बात नहीं सुनी गई है तो निश्चित तौर पर हम सब फेल हो गए। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि शिवसेना को इतना एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए। इससे कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान है और कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा। मतलब इंडी गठबंधन में लड़ाई चल रही है। इंडी गठबंधन की पार्टियों के खुद के अंदर लड़ाई चल रही है और ये लड़ने निकले थे नरेंद्र मोदी से। इंडी गठबंधन में एक एक सीट को लेकर लड़ाई हो रही है और उधर दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो खुद एक एक सीट पर बीजेपी की जीत के लिए जान लगाए हुए, खुद उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से बीजेपी कैंडिडेट रेखा पात्रा से कल बात की। रेखा पात्रा संदेश खाली में शाहजहां शेख के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं में से एक है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की ही कृष्णानगर सीट से बीजेपी कैंडिडेट अमृता राय से फोन पर बात की। कृष्णानगर सीट से ही टीएमसी कैंडिडेट महुआ मोइत्रा चुनाव लड़ रहे हैं। अमृता के साथ पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान बंगाल की टीएमसी सरकार पर गरीबों का पैसा लूटने का आरोप लगाया और कहा कि वो गरीबों का 3000 करोड़ रुपया वापस लौटाएंगे। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को। अमृता जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। हाँ जी। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूं। हाँ, प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। ये जो 3000 करोड़ रुपया है जो गरीब लोगों का पैसा है, और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है
और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपए ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। जनता से खुद को कनेक्ट कैसे करना है, यह पीएम मोदी से बेहतर शायद ही कोई जानता। बीजेपी कैंडिडेट से फोन पर बात की, टीएमसी पर निशाना साधा, बीजेपी कैंडिडेट को बता भी दिया कि जनता से क्या कहना है। इस फोन कॉल से बीजेपी कैंडिडेट को जो लोग नहीं जानते होंगे वो भी जान गए, और यह ममता बनर्जी के लिए नई मुश्किल है, क्योंकि पीएम मोदी के प्रचार की तूफानी रफ्तार को मैच कर पाना आसान नहीं। दूसरा यह कि ममता बनर्जी की पसंदीदा महुआ मोइत्रा को फिर से ईडी ने समन भेज दिया है। ईडी ने महुआ मोइत्रा को जो समन भेजा है वो फेमा यानी विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में भेजा गया है। महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से 2 करोड़ रुपए कैश के साथ लग्जरी गिफ्ट आइटम लेने का आरोप लगा हुआ है। इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने महुआ को समन भेजकर 28 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। उधर बिहार में भी सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में अलग घमासान चल रहा है। इंडी गठबंधन के नेता कह तो रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जल्दी ही सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी तक हो तो पाया नहीं। बिहार में कई सीटों पर अब भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच सहमति नहीं बन पाई है, जिनमें पूर्णिया की सीट भी शामिल है। पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव इस सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस पूर्णिया सीट को लेकर आरजेडी के साथ बातचीत चलने का भी दावा कर रही थी, लेकिन आज लालू यादव ने बिहार की पूर्णिया सीट से बीमा भारती को आरजेडी उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी। लालू यादव से मुलाकात के बाद बीमा भारती ने भी दावा किया कि उन्हें आरजेडी का चुनाव चिन्ह मिल चुका है और वो 3 अप्रैल को पूर्णिया सीट से नॉमिनेशन भरने जा रही हैं। हालांकि पप्पू यादव ने साफ किया है कि वो दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो अब वो दुनिया छोड़ेंगे, पूर्णिया छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, ये तो बाद की बात है। फिलहाल तो सवाल छूट गया है कि भैया ऐसे कैसे हराएंगे ये मोदी को। पाठशाला में अगला चैप्टर कश्मीर में मोदी 370 के बाद एक और बड़ा कदम उठाने वाले हैं क्या? कश्मीर से वो रिपोर्ट जिसे देख पाकिस्तान में आग लगी। आज पूरे दिन इस बात की चर्चा रही है कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद पीएम मोदी एक और बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में कट्टरपंथी और अलगाववादी नेताओं की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। इसके अलावा आतंकवादी घटनाओं में भी कमी आनी शुरू हो गई। इसलिए पीएम मोदी यह विचार कर रहे हैं कि कश्मीर से धीरे धीरे आफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट हटाया जाए। 1990 के दशक में आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए इस एक्ट को कश्मीर में लागू किया गया, लेकिन अब तक इसे हटाने की तैयारी ही चलती रही। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बदलते कश्मीर की ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जिसे देखकर पाकिस्तान के मन में आग लग जाएगी। आज की तारीख में कश्मीर इतना बदल चुका है कि बड़े बड़े अलगाववादी नेताओं के बच्चे खुद को भारत का वफादार नागरिक बता रहे हैं। आप सोचिए कि यह कश्मीर के उन अलगाववादी नेताओं की अगली पीढ़ी है जिनके बाप दादाओं की पूरी जिंदगी भारत के खिलाफ निकली, पाकिस्तान का एजेंडा पूरा करने में गुजर गई। जिन नेताओं को भारत के खिलाफ साजिश करने के लिए पाकिस्तान से पैसा मिलने का आरोप लगा, आज उनके बच्चे भारत का वफादार नागरिक साबित करने के लिए अखबार में पब्लिक नोटिस छपवा रहे हैं। इतना बदल गया कश्मीर। आगे बढ़ने से पहले आपको कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की बेटियों के बारे में बता देता हूं। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की नातिन रुवा शाह हैं। रुवा शाह ने पेशे से पत्रकार हैं और इन दिनों तुर्की में रहती हैं। सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर के अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रहे हैं। खुले में खुद को पाकिस्तानी मानते थे। गिलानी ने हमेशा पाकिस्तान परस्त राजनीति की थी, लेकिन साल 2021 में उनकी मौत हो गई। रुवा शाह के पिता अल्ताफ अहमद शाह उर्फ अल्ताफ फंटूश भी अलगाववादी नेता थे और सैयद अली शाह गिलानी के दामाद थे। 2017 में अल्ताफ को आतंकी फंडिंग के एक मामले में एनआईए ने गिरफ्तार किया और 2022 में तिहाड़ जेल में उनकी भी कैंसर से मौत हो गई। इसी तरह समा शब्बीर शाह भी कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की बेटी है। समा शब्बीर पिछले 5 साल से ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई कर रही हैं। समा ने 2018 में 12वीं क्लास में कश्मीर में टॉप किया। शब्बीर शाह जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के चेयरमैन रह चुके हैं और टेरर फंडिंग के आरोप में 2017 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
साल 2023 में गृह मंत्रालय ने उसकी पार्टी अलगाववादी पार्टी पर बैन लगा दिया था। बदलते कश्मीर के बीच अब अलगाववादी नेताओं के बच्चों को भी ये बात समझ में आ रही है कि कश्मीर की तरक्की कट्टरपंथ से नहीं बल्कि भारत के प्रति एक वफादार नागरिक बनने से हो। इस बात को देखते हुए अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की नातिन रुवा शाह ने अखबार में एक पब्लिक नोटिस छपवाया। इस नोटिस में जो कहा गया है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताता हूं। रुवा शाह ने लिखा है कि मेरे दादा सैयद अली शाह गिलानी द्वारा संचालित हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मेरा कोई संबंध या जुड़ाव नहीं है। मेरा इस संगठन की विचारधारा के प्रति कोई झुकाव या सहानुभूति नहीं है। मैं भारत की एक वफादार नागरिक हूं और ऐसे किसी संगठन या संघ से जुड़ी नहीं हूं जिसका भारत संघ के खिलाफ एजेंडा है। मैं अपने देश भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखती हूं। अलगाववादी नेता की नातिन कह रही है कि मैं अपने देश भारत के साथ जुड़ी हूं। और ये लोग भारत के कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने का सपना देखने वाले लोग थे। उनके अपने ही अब भारत के लिए क्या सोचते हैं, ये देखिए बदले हुए कश्मीर की तस्वीर। 2024 के चुनावों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा था बीजेपी के कई बड़े नेता चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने टिकट ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। टाइम्स नाउ समिट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बड़ा बयान आया है कि पार्टी की तरफ से टिकट ऑफर हुआ था, लेकिन वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे।